तो पहले कुछ बच्चों के शंकाओं का समाधान करना था। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, अभी एडमिशन ले रहे हैं बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चयन के बारे में मैं बता देता हूँ, तो आपके माध्यम से वो इस क्लास के माध्यम से सब लोगों तक सूचना पहुँच जाएगी। और यहाँ पे भी जो बच्चे तरह तरह की उम्र के बैठे हैं, अलग अलग उम्र के हैं और अलग अलग क्लास पास किए हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन हो जाएगी। तो पढ़ाई के दो उद्देश्य होते हैं, एक पढ़ाई ज्ञान के लिए होती है, एक नौकरी के लिए होती है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी दोहरी व्यवस्था है। ये जो पढ़ाई है इसमें ज्ञान भी आता है और ज्ञान ज़्यादा आता है अच्छे से, और नौकरी फिर उसके कारण लगी जाती है। पर शॉर्टकट क्या हो, कैसे हम कम पढ़ करके, वैसे कम पढ़ करके सिविल सर्विसेज नहीं निकाला जा सकता, पढ़ना तो पड़ता है। किसी ने बचपन में ज़्यादा पढ़ा होता है, पहले की क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा होता है, और कुछ बाद में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी बताइए, अधिकांश ग्रेजुएशन करने के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेजुएशन कैसे की जाए। खास करके जब बच्चा 90% 95% से 12वीं कर लेता है और मैथ्स में होता है कि मैंने मैथ्स से 12वीं किया है, 12th हुआ है, तो अब एकदम से मैं आर्ट्स सब्जेक्ट कैसे ले लूँ। आप बोल रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट ले लो। बहुत फ़ोन आ रहे हैं अभी, और मेरा बहुत सारा समय उनको समझाने में जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एपिसोड उनको सुनने के लिए बोल दिया जाए कि आज की क्लास आप सुन लीजिए, तो उनको काम आएगी। आप लोगों में से भी जो बैठे हैं और अपने छोटे भाई बहन हैं उनको कुछ दिलाना चाहते हैं, या आप में से जो छोटी क्लासेस में उनको फ़ायदा होगा, फिर बड़े बड़े लोगों के ऊपर फिर बाद में आते हैं। तो ये बात तो तय है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में अधिकांश चीज़ें आर्ट्स ग्रुप से होती है। आप सब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और ये पूरे सब्जेक्ट के तौर पे हैं, बल्कि एक एक पेपर के तौर पे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सामान्यतः हमको यही लेना पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयारी करने में दिक्कत आती है। और इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी से होते हैं, प्रीलिम्स भी लगभग इसी पे आधारित होता है। तो अगर कोई बीए करता है तो उसकी 60% तैयारी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें, बीए करने से 60% तैयारी आपकी सिविल सर्विसेज की हो गई। लेकिन बीए आपको 20 क्वेश्चन से नहीं करना, आपको किताबों से करना है, प्रामाणिक किताबों से। प्रामाणिक किताब है, ऑथेंटिक बुक्स जो राइटर्स की चलती हैं, जिनको आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान पढ़ने वाले हो, उन किताबों से यदि आप बीए करते हो और डीप में पढ़ते हो एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को, और बहुत होता है, सेमेस्टर सिस्टम में भी बहुत टाइम मिलता है और एनुअल सिस्टम में, एनुअल पैटर्न में भी खूब टाइम मिलता है। सिलेबस बहुत नन्हा सा है, टॉपिक बहुत कम होते हैं, बहुत डीप में पढ़े जा सकते हैं। और अगर इतना डीप में आप पढ़ लोगे तो सिविल सर्विसेज तैयारी का जो स्टैटिक पोर्शन है, यानी जो करंट वाला पार्ट नहीं है, करंट भी तभी समझ में आएगा क्योंकि संस्थाएं समझ में आ जाएंगी, उसका 60% पार्ट जो है आप तैयार कर चुके होंगे। और यदि आप बीएससी मैथ्स करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, फार्मेसी करते हो, या और कोई ऐसी बीबीए, बीसीए इस टाइप की कोई डिग्री करते हो, तो फिर आपको वो 60% पार्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई भी हिस्सा आपके इसमें तैयार नहीं होता। दूसरा हिस्सा है 11th से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या 10th के बाद जो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर वो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे तो उनकी 30% तैयारी हो जाएगी। 60% ग्रेजुएशन में हो जाएगी, 30% 11th 12th में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर बायो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, थोड़ा डिजीज के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जीएम क्रॉप्स के बारे में, प्रोटीन, वैक्सीन, ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हार्मोन्स, वो क्वेश्चंस आपके 11th 12th के बायो में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये सब। और ये 2 साल जब आप पढ़ते हो बायो को 11th 12th के रूप में, तो आप कितना भी अच्छे से तैयारी न करो चाहे, या आपका टीचर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं भी है, तो भी आप 2 साल सिलेबस की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, नोट्स बनाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, टर्म्स समझ में आ जाती है, आप फेमिलियर हो जाते हैं। और फिर आप करंट विषय उठा के देख लीजिए, साइंस टेक में किसका करंट जा रहा है सब, और फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़ने को मिल जाती है। तो 30% तैयारी आपकी 11th 12th तक हो चुकी होती है सिविल सर्विसेज की। और आर्ट्स वाला हिस्सा यदि आपने ग्रेजुएशन वाला छोड़ दिया तो आप 6 महीने में, साल भर में बाद में कवर कर लोगे, ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक करने के बाद भी, बीएससी मैथ्स करने के बाद भी। लेकिन यदि आपने बायो छोड़ दिया 11th 12th वाला, तो आप पूरी जिंदगी उतना कभी नहीं पढ़ पाओगे बायो को जितना आपने 11th 12th में पढ़ लिया।
क्योंकि 2 साल आप बायो पढ़ते हो, आप 1 महीना पढ़ लोगे, 2 महीना पढ़ लोगे, और उससे बायो पे कमांड नहीं आता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत अलग सब्जेक्ट है। और मैंने फ्यूचर बताया था कि एनवायरनमेंट और हेल्थ, इसी पे सबसे ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं आने वाले समय में। अभी भी होते हैं उस पर, आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। तो 90% तैयारी ग्रेजुएशन आते आते स्टैटिक पोर्शन की हो चुकी होती है। अब ये फार्मूला कई लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोग अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं। पर ये फार्मूला जिन जिन लोगों पे अप्लाई किया गया वो 21 से 23 साल की उम्र में IAS हो गए। ऐसे ढेरों उदाहरण है हमारे सामने। आज से 20 साल पहले भी जो बच्चा हमारे पास 11th-12th में आया था या फर्स्ट ईयर में आया था और उसको कहा था कि तुम ये कर लो, और ऐसे ऐसे बच्चे कि 95% है सर, 12वीं में मैथ्स किया था और 95% था, उसको निर्दयतापूर्वक हमने बोल दिया कि तुम BA कर लो। तो बहुत देर तक उसके घर वाले चेहरा देखते रहे, और 20 साल पहले ये माहौल नहीं था। और बाद में वो हमारे शहर का कलेक्टर बना, और वो उसने MA भी बाद में किया, बहुत बाद में, नौकरी लगने के बाद, शादी होने के बाद, 5 साल बाद फिर MA किया उसने कहा सर MA कर लो। मैंने कहा अब कर लो ना, अब तो कुछ भी कर लो, अब क्या करना है, अब कोई मतलब ही नहीं है। 21 साल 22 साल की उम्र में वो IAS बन गया। इतना अच्छा मौका मिलता है। अब आप परेशान रहते हो, ग्रेजुएशन में भटकते रहते हो। तो ये इसलिए बताया कि बहुत फ़ोन आ रहे हैं और एक एक आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जितनी बात आपसे की इतनी बात उसको समझानी पड़ेगी। अच्छा, उसका अगर किसी को बात समझ में आ भी गई तो कोई बुआ और फूफा और नाना वो कोई आकर के उसको कहेंगे पागल हो गए हो ये लोगे तुम। इससे थोड़ी होता है। तरह तरह के घरेलू नुस्खे समझाने वाले बहुत लोग हैं आसपास। फिर आपको सिक्योर कर चलना। अब दूसरी चीज़ है कि अगर मान लिया जाए IAS नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। अब ये डिग्री तो उतना अच्छे से नौकरी नहीं दिला पाएगी। तो एक चीज़ और बता दें कि जो लोग सामान्यतः कंपटीशन में हैं वो लोग केवल IAS को टारगेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग आप बोल रहे होंगे कि सर वो तो तरह तरह के जॉब भी करते थे और कहाँ नौकरी करते थे और क्या, और एकदम से IAS बन गए। अरे तो उनकी बात अलग है, उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई। उन्होंने हो सकता है 8th में IAS की तैयारी शुरू कर दी हो। IAS की तैयारी के लिए IAS की तैयारी बोल करके शुरू करना ज़रूरी नहीं है, उसकी तैयारी वैसे भी हो सकती है बिना बोले। आप पूरी तरह से IAS के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए जो आवश्यक सिलेबस है और उसकी जो सामग्री है उसको आप वैसे ही पढ़ने लग जाओ। न्यूज़पेपर का एनालिसिस उस तरह से करने लग जाओ, रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो। हमारा एक मित्र था, उसके पिताजी, हम लोग जब 6th-7th में थे तब हमसे वो जो है द हिंदू और ऐसे अखबारों के नाम लेते थे, और उनके लड़के को भी कहते थे तुम। और मैं जब भी घर जाता था तो बगीचे में घूमते रहते थे और सबके बॉटनिकल नेम पूछते रहते थे, और उनका रात दिन यही था। सुबह जो है अंग्रेजी न्यूज़ अखबार पेपर जो है लेके बैठ जाते थे कोई भी, और उसमें जो खबर आई उसका एनालिसिस करने लगते थे। ये खबर का मतलब समझ में आया तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, पर समझाते थे, ज़बरदस्ती समझाते थे। हाँ, बहुत सारे लोगों के घरों में ये माहौल होता है, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे सर उसने तो वो किया था और ये किया था, तुलना नहीं हो सकती। ये व्यक्तिगत विकास होता है अलग अलग, उसका सामाजिक पर्यावरण होता है, उसका पारिवारिक एक वो होता है। तो एक फार्मूला जो है आप सब पे फिट नहीं कर सकते। हमने आपको जो बात बताई है वो उस व्यक्ति के तौर पे बताई है जिसका विकास जो है साधारण परिवार में हो रहा है, घर में इस तरह का कोई माहौल नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए। फिर आ जाएँ थोड़े से बड़े लोगों के जो ग्रेजुएशन में हैं, अभी क्या करें। तो साथ साथ जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो एक तो यदि आप BA कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया काम है कि आप अपने ही सिलेबस को बहुत बढ़िया करें, तो आपका परसेंटेज भी अच्छा बन जाएगा, तनाव भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम के दिनों में भी आप न्यूज़पेपर और तमाम TV की न्यूज़ और वो सब देख सकेंगे। अदरवाइज़ आप केवल एग्ज़ाम में लगे रहेंगे तो उन दिनों का करंट छूट जाएगा, उन दिनों की खबरें छूट जाएगी। देखिए, करंट पर 3 से 5 साल, मिनिमम 3 साल में समसामयिक घटनाओं पर कब्जा होता है हमारा। उससे पहले आप कहेंगे 6 महीने का करंट पढ़ लें या 1 साल का पढ़ लें तो क्या दिक्कत है। नहीं, 1 साल का पढ़ लीजिए आप परीक्षा में, लेकिन ये जो मानना है कई लोगों का कि 1 साल में करंट पढ़ लेने से सब समझ में आ जाता है। कई घटनाएं और जो हो रही हैं उनकी प्रतिक्रियाएं, अब जैसे मोदी को समझना हो तो आपको 2014 से चलना पड़ेगा, और बल्कि उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे चलना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड जब तक आपको नहीं पता, आप करंट की घटनाओं को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। विश्व घटना चक्र को समझने के लिए आपको UN को समझना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन की स्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं जानते, दोनों वर्ल्ड वार को आप नहीं जानते। दुनिया में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट 2 विचारधारा है। ये बाइपोलर वर्ल्ड था, कोल्ड वार छिड़ा हुआ था रशिया और US के बीच में, USSR और US के बीच में।
उसके बाद में जो भौतिकवाद आया, LPG आया, WTO का विकास हुआ, व्यापार समझौते हुए, आतंकवाद का जन्म हुआ, और पूंजीवाद ने किस तरह से आतंकवादी देशों के साथ में समझौता किया। और फिर जब मटेरियलिज्म बढ़ा और ये सब चीज़ें बढ़ी, तब ऊर्जा की ज़रूरत हुई। तो अमेरिका जैसे देश जो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से विकास कर रहे थे, उनको अपने ऊर्जा संकट को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों के ऊपर खनिज तेल के लिए, फॉसिल फ्यूल के लिए उन पर निर्भर करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र चलाए और फॉसिल फ्यूल उनको फ्री में मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, इसके लिए वहाँ हस्तक्षेप करना शुरू किए, उनको सहयोग देना शुरू किया, हथियार बांटना शुरू किए, उनके जीवन पद्धति को बदला, आतंकवाद की शुरुआत की। ये सब चीज़ें एक सिलसिलेवार है और ये जब तक आप नहीं जानते तब तक आपको 4-5 साल पुरानी घटनाओं तक आना पड़ेगा कि अभी अभी जो नई सत्ता किसी देश में आई है उसका आधार क्या है, वहाँ के लोगों ने उसे पसंद क्यों किया है। इसलिए आप सोचेंगे 1 साल का हम करंट पढ़ लेंगे, नहीं, हिस्ट्री के साथ, पुराने बैकग्राउंड के साथ हर चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। संस्थाओं का विकास देखना पड़ेगा। दुनिया भर की जो विशेष संस्थाएं हैं उनका काम पढ़ लेंगे आप और स्थापना पढ़ लेंगे और कह देंगे कि इसका हेडक्वार्टर वहाँ है और इसके मुखिया ये है, ये नहीं। आप उनका हेडक्वार्टर, मुखिया याद रखिए, 3 उद्देश्य भी याद रखिए उसके, कि उसके बनने के 3 उद्देश्य क्या थे, इन दिनों में क्या कार्यक्रम है। उसके साथ साथ पिछले 4-5 साल से वो क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्यों उसके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, कौन कौन से देशों को फ़ायदा दिलाना चाहती है वो संस्था, किसके फेवर में जा रही है, भारत में उसका क्या रोल है। ऐसी संस्थाएं भारत में अपनी जो फ्रेंचाइजी डालती हैं, शाखाएं डालती हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो है आपको सिलसिलेवार समझना पड़ेगा। ये शॉर्टकट नहीं है कि आज आपने द हिंदू पढ़ा या कोई खबर पढ़ ली और उसमें जो लिखा है वो आपको समझ में भी क्यों नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता है कि जो ऑथर होता है, जो आर्टिकल लिख रहा है, कॉलमनिस्ट है या एडिट लिख रहा है, तो जो एडिटोरियल है उसमें पूरा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड से बात कर रहा है, पुरानी घटनाओं का वो संक्षिप्त उल्लेख करता है। अब आपको उसको विकिपीडिया में, गूगल में जाकर के देखना पड़ेगा उस संस्था को कि ये जिस संस्था का उल्लेख कर रहा है ये संस्था है क्या, तब जाकर के बात समझ में आएगी। तो केवल 1 साल नहीं, अगर मान लीजिए कोई 8-10 साल से ये सब आर्टिकल पढ़ रहा है और सूचनाएं पढ़ रहा है तो उसका बैकग्राउंड तो क्लियर है। अब तो उसकी 6 महीने में IAS की तैयारी हो जाएगी। आप कहेंगे वो तो 6 महीने में निकल गया, आप बोल रहे थे 3 साल में भी हम नहीं निकल पाएंगे। तो हर आदमी की तैयारी करने का अलग अलग तरीका है। तो फिर क्या करें, जिसका तैयारी छूट गया है वो क्या करे। कई तरह की चीज़ें हैं। देखिए, अगर हमसे गलती हुई है और पहले के समय में हम लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है और अगर हम सही समय पे जागे नहीं हैं, तो जब जागे तब सवेरा बोलते हैं हम लोग। 6 बजे उठना चाहिए था, 5 बजे उठना चाहिए था, दिनचर्या ठीक हो जाती। लेकिन 8 बजे उठे हैं तो 8 बजे भी उठ जाए ना और चल पड़े, काम पे चल पड़े तो पहुंच ही जाएंगे। कोई 10 बजे पहुंच गया था तो हम 11 बजे पहुंच जाएंगे, 12 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे। लेकिन घर से अगर नहीं चलेंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें कई बार संकल्प उभरेंगे, कई संकल्प समाप्त हो जाएंगे, कई लक्ष्य तक पहुंचेंगे, कई बार लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको। कई बार नौकरी नहीं भी लगेगी लेकिन प्रतिभा परिष्कार हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा। टैलेंट के रिफाइन होने से भी जिंदगी जी जा सकती है। और कई बार जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं पाते हैं, लेकिन उससे बेटर हमारा इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो हमको नहीं मिला। तो हमने कुछ ऐसा रास्ता चुन लिया या इस रास्ते पे निकल गए। ढेरों ऐसे लोग हैं जो IAS बनना चाहते थे, बहुत बड़े स्थान पे जाना चाहते थे, लेकिन जब नहीं बन पाए पर उस काम में लगे रहे तो पॉलिटिशियन बन गए और चीफ मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। और अब वो दूसरे IAS को गाइड करते हैं, उनको आदेश देते हैं। कई बार व्यक्ति को जो उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, वो ऐसे मुकाम पे ले चली जाती है जहां उसने कभी नहीं सोचा होता है।